इतिहास में इंसानों के बीच कई युद्ध लड़े गए हैं। अक्सर ये युद्ध जमीन, सत्ता या विचारधारा के लिए होते हैं। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम 1932 के ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी रहस्यमयी और अजीबोगरीब घटना पर बात करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया था। ये एक ऐसा युद्ध था जहां पूरी की पूरी सैन्य शक्ति को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। आइए देखते हैं कि कैसे भारी हथियारों से लैस एक आधुनिक सेना का सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। 1932 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के इलाकों पर एक बहुत ही विशाल और तेजी से आगे बढ़ने वाली फौज ने अचानक धावा बोल दिया था। इनकी संख्या 10 या 20 नहीं बल्कि हजारों में थी। इन्होंने खेतों और जमीनों को इस कदर तबाह करना शुरू कर दिया कि प्रथम विश्व युद्ध लड़ चुके अनुभवी सैनिकों को भी मदद के लिए सरकार से गुहार लगानी पड़ गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि किसानों ने कृषि विभाग को पूरी तरह दरकिनार करते हुए सीधे सैन्य हस्तक्षेप की मांग कर डाली। तो आखिर ये अजय दुश्मन थे कौन? कोई विदेशी सेना या कोई सीक्रेट संगठन? और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। ये विनाशकारी और अजेय दुश्मन कोई विदेशी सेना नहीं थी, बल्कि विशालकाय न उड़ सकने वाले पक्षियों का एक बहुत बड़ा झुंड था। जी हाँ, ईमू। सुनने में ये किसी मजाक जैसा लग सकता है कि एक पक्षी के खिलाफ सेना को उतारना पड़े, लेकिन उस समय के ऑस्ट्रेलिया में ये एक बहुत ही गंभीर राष्ट्रीय संकट बन गया था। अब सवाल उठता है कि नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे? इसकी शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने सैनिकों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जमीनें दी ताकि वे खेती करके अपना गुजारा कर सकें। लेकिन फिर 1929 की ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी आ गई और अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। सरकार ने किसानों से वादा किया कि अगर वे गेहूं उगाएंगे तो उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। किसानों ने भारी मात्रा में गेहूं उगाया भी, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई और कीमतें बिल्कुल जमीन पर आ गिरी। इसके विरोध में किसानों ने गेहूं की कटाई ही नहीं की और फसलें खेतों में ही पड़ी रह गईं। और अनजाने में ही सही, इस पूरी कश्मकश ने जंगली जानवरों के लिए एक खुली दावत का इंतजाम कर दिया था। और असल समस्या यहीं से शुरू हुई। 20,000 ये नंबर अपने आप में बहुत डरावना है। एमू पक्षी आमतौर पर अपने प्रजनन के मौसम के बाद तटों की तरफ प्रवास करते हैं, लेकिन जब इन 20,000 एमू का झुंड आगे बढ़ रहा था तो उन्हें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पानी और गेहूं से भरे लहलहाते खेत मिल गए। उनके लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी दिशा बदली और इन खेतों में हमेशा के लिए डेरा डालने का फैसला कर लिया। इन पक्षियों ने जो तबाही मचाई वो सच में अविश्वसनीय थी। एक अकेला एमू लगभग 5.5 से 6 फुट लंबा और 45 किलो वजनी होता है। ये रोजाना 2 किलो तक खाना खा सकते हैं। अब 20,000 एमू का मतलब था हर दिन 20 से 25 एकड़ जमीन की पूरी बर्बादी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी ताकत से इन्होंने खेतों के चारों ओर लगी बाड़ को भी पूरी तरह तोड़ दिया। बाड़ टूटने से खरगोशों की फौज भी खेतों में घुस गई, जिन्होंने बची खुची कसर पूरी कर दी। किसानों के लिए यह तबाही बर्दाश्त के बाहर थी और इसीलिए तय किया गया कि इस संकट का सामना सिर्फ और सिर्फ सेना ही कर सकती है। भाग 1, सेना का दखल। हथियारों से लैस। किसानों की हताशा देखकर सरकार ने इतिहास का सबसे अजीब सैन्य अभियान शुरू कर दिया। आइए जरा इस मुकाबले को देखते हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री जॉर्ज पियर्स की मंजूरी से भेजे गए मेजर मेरेडिथ के सैनिक हैं, जो आधुनिक सैन्य रणनीति और 10,000 राउंड गोलियों के साथ प्रथम विश्व युद्ध वाली लुइस मशीन गन से लैस हैं। और दूसरी तरफ 6 फुट लंबा एक पक्षी। लेकिन इस पक्षी को कम आंकना सबसे बड़ी भूल थी। एमू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। इसकी चाल का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और सबसे हैरानी की बात, इसके पंख इतने घने होते हैं कि वे कई गोलियों के झटके को आसानी से सोख सकते थे। ये एक आम पक्षी नहीं बल्कि कुदरत का बनाया हुआ एक दौड़ता भागता टैंक था। भाग 2, युद्ध के मैदान में अराजकता। पक्षियों का पलटवार। जब नवंबर में कैंपियन नाम की जगह पे पहली मुठभेड़ हुई तो सेना की घात लगाने की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गईं। हुआ ये कि जैसे ही मशीन गन से फायरिंग शुरू हुई, ये एमू एक साथ भागने के बजाय छोटे छोटे गुटों में बंट गए। वे हर संभव दिशा में इतनी तेजी से तितर-बितर हुए कि सैनिकों के लिए निशाना लगाना बिल्कुल असंभव हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात जो इस युद्ध से निकलकर आई वो इन पक्षियों की बुद्धिमत्ता थी। सैनिकों ने ध्यान दिया कि एमू बिना किसी सोची समझी चाल के नहीं भाग रहे थे। असल में उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपना ली थी। हर छोटे गुट में एक बड़ा काले पंखों वाला एमू लीडर या पहरेदार की तरह खड़ा रहता था। जबकि बाकी एमू गेहूं खा रहे होते, ये लीडर सिर्फ निगरानी करता। जैसे ही सैनिकों की भनक लगती, वो इशारा करता और पूरा झुंड पलक झपकते ही गायब हो जाता। इन पक्षियों ने इंसानी सेना की घात लगाने की हर चाल को मात दे दी थी।
जब छुपकर हमला करने की तकनीक फेल हो गई तो सेना ने एक बिल्कुल नई और हताश कर देने वाली रणनीति अपनाई। सैनिकों ने मशीन गन को एक ट्रक के पीछे फिट कर दिया ताकि चलती गाड़ी से ईमू का पीछा करते हुए गोलियां दागी जा सकें। सुनने में ये एक बढ़िया आइडिया लगता है, लेकिन खेतों की ऊबड़-खाबड़ जमीन पर ट्रक इतनी बुरी तरह हिल रहा था कि गनर एक भी गोली सही निशाने पर नहीं लगा सका। और हद तो तब हो गई जब एक भागता हुआ ईमू ट्रक के स्टीयरिंग में जाकर फंस गया, जिससे ट्रक सीधा एक झाड़ी में जा घुसा और क्रैश हो गया। अगर हमारे पास एक ऐसी सैन्य टुकड़ी हो जो इन पक्षियों की तरह गोलियां झेल सके तो वो दुनिया की किसी भी सेना का सामना कर सकती है। ये शब्द सीधे उस ऑपरेशन को लीड कर रहे मेजर मेरेडिथ के हैं। उन्होंने भारी अविश्वास और हताशा के साथ देखा कि एक ईमू को कई गोलियां लगने के बावजूद वो उसी रफ्तार से भागता रहता था। उसका शरीर मानो गोलियों का असर ही नहीं लेता था। मेजर का यह बयान इतिहास में दर्ज है, जो साफ बताता है कि इंसानी हथियारों के सामने कुदरत का यह जीव कितना मजबूत और अजेय साबित हो रहा था। भाग 3, अपमानजनक हार, प्रकृति के सामने घुटने टेकना। जब इन नाकामियों की खबरें राजधानी पहुंची तो संसद से लेकर मीडिया तक सेना की खूब वजीहत हुई और अंततः भारी शर्मिंदगी उठाते हुए सरकार को इस बेतुके सैन्य अभियान को रोकने का आदेश देना पड़ा। इस विफलता का गणित और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कई हफ्तों की भारी मशक्कत और 2 अलग-अलग अभियानों के बाद सेना कुल 10,000 राउंड गोलियां चला चुकी थी, लेकिन इसके बदले में मारे गए ईमू की संख्या सिर्फ 1,000 के करीब थी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक पक्षी की जान लेने के लिए सेना को औसतन 10 भारी मशीन गन की गोलियां खर्च करनी पड़ी। ये दक्षता के पैमाने पर एक बहुत बड़ी सैन्य विफलता थी, जिसे किसी भी तरह झुटलाया नहीं जा सकता था। तो क्या किसानों को ऐसे ही उनके हाल पर छोड़ दिया गया? बिल्कुल नहीं। सेना के पीछे हटने के बाद सरकार ने एक बाउंटी सिस्टम शुरू किया, जिसमें ईमू को मारने पर इनाम दिया जाता था। इससे कुछ हद तक मदद जरूर मिली, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन यह है कि इस समस्या का असली और सबसे कारगर समाधान कोई घातक हथियार था ही नहीं। किसानों ने अपनी फसलों को बचाने के लिए जो सबसे सफल तरीका निकाला वो था बेहतर और मजबूत बाड़ का निर्माण। एक साधारण सी लकड़ी और तार की बाड़ ने वो काम कर दिखाया जो मशीन गन बिल्कुल नहीं कर सकी। इस पूरी ऐतिहासिक घटना से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि भारी तकनीक और हथियारों के बल पर हर समस्या को सुलझाया जा सकता है, लेकिन महान ईमू युद्ध याद दिलाता है कि कुदरत की अपनी एक अलग ताकत और बुद्धिमानी होती है। प्रकृति की अनुकूलन क्षमता को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। कभी-कभी किसी बड़ी समस्या का हल बल प्रयोग में नहीं, बल्कि सूझबूझ और सबसे साधारण चीजों में छिपा होता है। विचार करने वाली बात यह है कि क्या आज भी ऐसी ही गलतियां नहीं दोहराई जा रही, जहां प्राकृतिक समस्याओं का हल सिर्फ तकनीक और ताकत से निकालने की कोशिश की जाती है? इस सवाल के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।